नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके क्विज शो में जिसका नाम है चमत्कार। आज हमारे साथ फिर से साउथ जोन के कंटेस्टेंट्स हैं। आइए इनका परिचय इन्हीं से ले लें। कंटेस्टेंट ए। Hi, I am Vincent Chitlapalli and I am from Cochin. I work with a startup software company called Connection A. कंटेस्टेंट बी। Hi, I am Saurabh. I am working as Scientist B in Center for Artificial Intelligence and Robotics, DRDO, Bangalore. कंटेस्टेंट सी। Hi, my name is Albi Thomas. I am from Kottayam, Kerala, and I am doing my graduation in Mumbai. कंटेस्टेंट डी। My name is Nikhil Nambiar. I am from Perindalmanna, Kerala, and I work as a stockbroker. इस सफर में हमारे साथ हैं हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक श्री अरविंद परांजपे। और अरविंद जी हमारे पास आयुका से आते हैं। आयुका इज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। हमारे इस शो में 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड प्रयोगशाला राउंड, दूसरा राउंड प्रोफेसर गड़बड़कर राउंड और तीसरा राउंड बूझो तो जानो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला राउंड। राउंड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां आपके सामने छोटे छोटे 2 एक्सपेरिमेंट, 2 प्रयोग करूंगा जिससे जुड़े हुए 4 सवाल होंगे। उसका सही जवाब देने पर पार्टिसिपेंट को मिलेंगे 10 मार्क्स। अगर वो जवाब न दे पाए तो सवाल ट्रांसफर हो जाएगा अगले कंटेस्टेंट के लिए, और अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उन्हें मिलेंगे सिर्फ 5 मार्क्स। तैयार? मेरे हाथ में ये 2 फोक्स हैं, कांटे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन्हें इस पेंसिल पर बैलेंस करूं। और मेरे हाथ में एक मैचस्टिक है जिसे मैं दोनों फोक्स में डालने की कोशिश कर रहा हूं। इन 2 कांटों के बीच एक मैचस्टिक है और जिसे मैंने इस पेंसिल के ऊपर रख दिया है और इसे मैं धीरे से हिलाने वाला हूं। ठीक है? मेरा पहला सवाल कंटेस्टेंट ए, वो कौन सी बिंदु है जहां माचिस कांटों को पेंसिल के ऊपर ही बैलेंस कर लेती है? हम इस बिंदु को कैसे परिभाषित करेंगे? Center of gravity. What is center of gravity? When you take an object and center of gravity is that point when you calculate the mass or the force that actually Earth pulls towards it. It is concentrated in one point. बिल्कुल सही जवाब है विंसेंट। आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ठोस चीज का वो बिंदु है जहां कोई एकमात्र दबाव उसे सहारा दे सकता है। वो एक बिंदु है जहां कोई भी चीज का वजन एक समान बटा हुआ होता है। मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट बी सौरभ, क्या हर वस्तु का गुरुत्वीय मध्य और वस्तुमान मध्य एक ही हो सकता है? Not necessary. Center of gravity is the point where the mass acts against the gravity, whereas center of mass is the actual point where the mass is concentrated. It may or may not be, there may or may not be the mass over there, but it is the point where the mass is supposed to be concentrated. बिल्कुल सही जवाब है सौरभ। आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। 5 पे सर। हम उदाहरण ले सकते हैं कि आपने हथौड़ा लिया और हथौड़े को आपने फेंका, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो लेगा पैराबोलिक पाथ, और जाते हुए वो घूम भी सकता है, वो रोटेट होते हुए जाएगा। करेक्ट। मेरा तीसरा सवाल, सर्कस में जब कोई कलाकार रस्सी पे संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अपने हाथ में एक लंबी डंडी रखता है, ऐसा क्यों? He has a support of that weight. Yeah. By that he can balance his body. We transfer the question. Contestant D. I think he's trying to focus the center of gravity on his legs. Because the rope is thin, he needs horizontal support. बिल्कुल सही है आपका जवाब कंटेस्टेंट डी। आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। जब भी सर्कस आर्टिस्ट को लगे कि वो संतुलन खो रही है, वो बांस की लकड़ी को ऐसे पकड़ती है जिससे उसका गुरुत्व मध्य यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पैरों के बीच में पड़े और वो अपना संतुलन बनाए रखे। मेरा अगला सवाल है कंटेस्टेंट डी निखिल, फिर से आपके लिए
शरीर का कौन सा अंग हमारा संतुलन बनाए रखता है? Which part of the ear? Pass. I pass the question. Contestant A, Vincent. Pass. Contestant B, Saurabh. Pass it on to contestant C, Albie. It's colical. किसी को इसके मार्क्स नहीं मिलते. It's cochlea. प्रांश भाई सर, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? कॉकलिया अंदरूनी कान में होता है और उसके जो नर्व्स होते हैं वो आपको पहचानते हैं कि आपकी बॉडी का झुकाव किस तरफ है, और यदि आपका झुकाव एक तरफ ज्यादा होगा तो अपने शरीर को बता करके वो झुकाव दूसरी तरफ ला करके आपको खड़ा करेंगे. यदि वो काम करना बंद कर देगा तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा. अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रयोग की तरफ. बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ये. आप भी मेरे साथ करेंगे. आपके बेंच पे वहां ऐसी पट्टी क्रॉस और सर्कल बना के रखी हुई है. ये मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं कि ये एक 6-7 इंच की वाइट पट्टी है और यहाँ ये क्रॉस बना हुआ है और ये सर्कल बना हुआ है. इन दोनों चिन्हों के बीच कुछ 3.5-4 इंच का फासला है. अब मेरा प्रयोग ये है कि ये जो क्रॉस है ये मैंने इस तरफ रखा हुआ है. नाउ टेक योर लेफ्ट हैंड एंड क्लोज योर लेफ्ट आई. And now concentrate on the cross in the center. अपने पास लाएं, क्रॉस के सेंटर को देखते रहें. एक मौका ऐसा आता है जब गोल वाला स्पॉट गायब हो जाता है और फिर से आप अगर जब पास लाएंगे तो वो सर्कल फिर से आ जाता है. बिल्कुल सादे से एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे कुछ बड़े सिंपल से सवाल. पहला सवाल कंटेस्टेंट ए. कागज को आंखों के पास लाते ही कार्ड पर बनी एक इमेज ओझल क्यों हो जाती है? When I try to bring the card towards my face, my eye is trying to adjust the focal length. No. मैं सवाल पास ऑन करता हूं कंटेस्टेंट बी. पास. आगे कंटेस्टेंट सी. Pass. कंटेस्टेंट डी. आखिरी मौका है जवाब का. नहीं. परांश पे सर. ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां से ऑप्टिक नर्व्स अपने आंखों से ब्रेन तक जो इमेज ले जाती है, संदेश ले जाती है, वो उस ब्लाइंड स्पॉट से जाती है. तो इसलिए जब whenever the image is fall, image is made at that particular point, you don't perceive that image. मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट बी. रोज की जिंदगी में हम ब्लाइंड स्पॉट क्यों नहीं देखते? दोनों जो लेंस हैं, दोनों आंखें हैं, वो जब भी हम किसी एक चीज को देखते हैं तो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से. तो इसलिए उसका जो इमेज है वो दोनों लेंसेज से कंबाइंड इमेज हमारे रेटिना पे फॉर्म होता है. कंटेस्टेंट सी. Maybe it's because the spot which there is in our retina, it might be in different position. नो. कंटेस्टेंट डी. निखिल. नो. कंटेस्टेंट ए. Pass. किसी को इसका सही जवाब नहीं पता. परांश पे सर. हमारा दिमाग बड़ी शक्तिशाली कंप्यूटर है. तो वो क्या करता है, जब हम आजू बाजू की चीजें देखते हैं तो जो ब्लाइंड स्पॉट पे हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं. ऐसा नहीं होता है कि इमेज कहीं फॉर्म नहीं हो रही, इमेज कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है. पर जब हम इधर उधर देखते हैं तो जो इमेज वहां पे फॉर्म हुई है वो अपना दिमाग याद रखता है और उसको नलीफाई कर देता है. इसलिए हमें वहां पे कोई चीज खो गई है ऐसा नहीं नजर आता. अगला सवाल कंटेस्टेंट सी. ये बताइए कि हमारे आंख की रेटिना में मौजूद रोशनी ग्रहियों या लाइट रिसेप्टर्स किस प्रकार के होते हैं और उनका हमारी आंख में कार्य क्या है? The function is to convert the light rays. नो. कंटेस्टेंट डी. निखिल. The eye filters out the rest of the color and identifies color and form. कंटेस्टेंट ए. One type actually helps us to see the images when light is there, and one type it helps us to see the images in the darkness. We can pass on to Saurabh. The function of it is they capture light, form an inverted image, which is converted back to original image by the brain. नो. रेटिना के दो प्रकार फोटो रिसेप्टर्स या लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, दंड और शंकु, यानी रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स मात्रा में ज्यादा होते हैं और अधिक लाइट सेंसिटिव भी होते हैं, मगर वो रंगों के मामले में सक्षम नहीं होते.
कोन्स जो कम संख्या में होते हैं आंखों को उनकी रंगों की समझ देते हैं। मेरा अगला सवाल कंटेस्टेंट डी निखिल, जब रेटिना आंखों में आई रोशनी के संकेतों को दिमाग तक भेजती है और हमें प्रतिबिंब दिखाती है तो ये बिल्कुल कैमरे जैसी हुई। अगर आंख कैमरा के समान है तो रेटिना कैमरे का क्या है? The lens. नो, आई पास इट ऑन टू विंसेंट। The film. करेक्ट। विंसेंट, आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। यहीं पे खत्म होता है हमारा पहला राउंड और समय है स्कोर्स जानने का। कंटेस्टेंट ए विंसेंट 15, कंटेस्टेंट बी सौरभ 10, कंटेस्टेंट सी एल्बी 0, कंटेस्टेंट डी निखिल 5। और यहीं पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके मनपसंद क्विज शो में जिसका नाम है चमत्कार। दोस्तों, हमारे इस राउंड में हमारे साथ हैं प्रोफेसर जी के यानी प्रोफेसर गड़बड़कर। इसकी स्कोरिंग सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जिसके जवाब के 2 हिस्से हैं। पहला है ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। उसका उत्तर आप सही देंगे, आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। और अगर सही है तो सही क्यों है, अगर गलत है तो गलत क्यों है, इस हिस्से के आपको मिलेंगे और 10 मार्क्स, यानी एक सवाल 20 मार्क्स। आइए इंतजार करते हैं प्रोफेसर गड़बड़कर का। अरे आइए आइए। अरे प्रोफेसर साहब, ये इस कैंपिंग के मूड में आप कहां से आ रहे हैं? मैं अभी अभी अपने एडवेंचर कैंपिंग ट्रिप से लौट रहा हूँ। क्या बात है। मैंने वहाँ जाकर तारे देखे। अच्छा, पर एक प्रॉब्लम थी। बताइए। वहाँ से जब मैंने तारे देखे तो तारे बिल्कुल सफेद रंग के थे। पर बंबई के आकाश में मैंने जब तारे देखे तो उनका रंग येलो था। क्यों? अब मेरी थियरी के हिसाब से वैसे तो तारों का रंग सफेद होता है, पर आकाश में प्रदूषण के कारण शायद तारे अपना रंग बदलते हो। ओहो, कंटेस्टेंट ए विंसेंट, तारों का असली रंग श्वेत यानी सफेद होता है। ट्रू और फॉल्स? That's true. एंड व्हाई? What he has told, that is, the color of the star cannot be changed with the pollution. Okay. I think I'll have to break in here because your answer is basically wrong. All stars are not white in color. Colors of star would depend on the temperature on its surface. Like we have one star which is called Vyad, appears bluish white. Its temperature is very high, something like 30,000 degrees Kelvin. Whereas there is another star called Betelgeuse which appears reddish in color. आई एम सॉरी विंसेंट, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। सचिन जी, हाँ मेरी थियरी के हिसाब से हाँ। अगर एक दिन सूरज बुझ जाए हाँ। तो 3 सेकंड के अंदर हमारे चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। अच्छा, कंटेस्टेंट बी सौरभ, सूरज बुझ जाए तो हमारे चारों ओर केवल 3 सेकंड में अंधेरा छा जाएगा। That's true. The reason is जब सूरज बुझेगा उससे पहले वो रेड जायंट फेज में जाएगा। सौरभ नहीं, आपने बिल्कुल गलत बताया है, क्योंकि आपने जो कहा कि रेड जायंट फेज में वो नहीं जाएगा, वो बहुत देर की बात है। सूरज से पृथ्वी तक रोशनी आने के लिए 8 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो यदि हमने इस क्षण सूरज को बुझा दिया तो हमें उसे पता लगने के लिए 8 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। अरे प्रोफेसर गड़बड़कर, कम से कम सॉरी तो बोला करें। सॉरी, वो क्या है ना सचिन जी, हाँ। वो मैं कल जरा थोड़ा धूप में टहलने निकल गया था वो एडवेंचर ट्रिप पर। अच्छा, वैसे मेरी थियरी के मुताबिक छींक कई तरह से आ सकती है। मतलब मेरे हिसाब से जब आप ज्यादा खाना खाते हो या आप धूप में बहुत देर तक भटक रहे हो या तो ज्यादा देर तक कंघी कर रहे हो, दीज आर द मेन रीजंस। कंटेस्टेंट सी एल्बी, ज्यादा खाना खाने से, धूप में ज्यादा देर रहने से या बालों को कंघी करने की वजह से लगातार छींकें शुरू हो जाती हैं। It's false. एंड व्हाई? Because these factors doesn't trigger the sneeze. ये जवाब नहीं है। 5 पे सर। एलबी, होता क्या है कि
बॉडी के अंदर एक अपनी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जब बॉडी ये सेंस करती है कि मेरे शरीर को कुछ धोखा है, तो एक द्रव पदार्थ तैयार करके हिस्टामाइन बोलते हैं उसको, और जो वो नाक में जाकर के वो सेंस करती है कि ऐसा कोई पदार्थ आया है कि जो हमारे नाक से शरीर में जाने वाला है, तो अपने ब्रेन को बताती है कि भाई जोर लगा के उस पदार्थ को निकाल दो, जिसे हम स्नीजिंग कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो है हेरिडिटरी भी होती है। जैसे यदि आपकी माँ को है तो आपको 50-50 चांसेस है कि आप भी उसी तरह से किसी पोल्यूटेंट को रिएक्ट करें। आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते कंटेस्टेंट सी, आई एम वेरी सॉरी। अरे हाँ, ठीक से याद आया, मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जब देखो चीखते ही रहता है। तो मेरी वाइफ ने उसे एक रंग बिरंगी टूथपेस्ट खरीद कर दी है कल ही। उसमें नीले और गुलाबी रंग की धारियां हैं, टूथपेस्ट में। सो मेरे थियरी के हिसाब से इस टूथपेस्ट में ये नीले और गुलाबी रंग की धारियां इसलिए है उस ट्यूब को ध्यान में रखकर, ना कि उसके रासायनिक तत्वों को ध्यान में रखकर। अच्छा, या कंटेस्टेंट डी निखिल, टूथपेस्ट की रंगीन धारियां असल में उसके ट्यूब के आकार की वजह से होती हैं, उसके रसायनों की वजह से नहीं। सही है या गलत? False. It is the chemical composition of the toothpaste. There are various components used in a toothpaste. You have fluorides, you have mint, you have different components which are used while you're building your toothpaste. So those are the colors that you see when you pull it out of the tube. रॉन्ग। टूथपेस्ट अपने ट्यूब्स की वजह से धारीदार होते हैं, रासायनों की वजह से नहीं। ये इसलिए है क्योंकि विभिन्न रंगों को अलग अलग विभागों में रखा जाता है ताकि वो एक दूसरे से मिल न जाएं। इन ट्यूबों में नोजल ऐसा होता है कि सारे रंग पेस्ट के एक साथ ही बाहर निकलते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है और बड़े अफसोस के साथ किसी भी कंटेस्टेंट ने हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दिए। फिर से एक बार स्कोर्स जानते हैं सेकेंड राउंड के एंड में। कंटेस्टेंट ए विंसेंट 15, कंटेस्टेंट बी सौरभ 10, कंटेस्टेंट सी एल्बी 0, कंटेस्टेंट डी निखिल 5। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम तीसरे राउंड के लिए बस जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने क्विज शो में जिसका नाम है चमत्कार। अब हम आ गए हैं अपने बूझो तो जानो राउंड में। ये बजर राउंड है पार्टिसिपेंट्स, और सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक, और अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो आपके 5 अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है? पहला सवाल, अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आम भाषा में क्या कहा जाता है? कंटेस्टेंट डी निखिल। Heart attack. करेक्ट। 10 मार्क्स मिल जाए कंटेस्टेंट डी निखिल को। अगला सवाल, आपको एक इमेज दिखाऊंगा, आप मुझे बताइए कि इसका क्या महत्व है। What is the significance of this image? निखिल। Is this the foundation stone of the Waldorf Astoria Hotel? निखिल, आपके 5 अंक कटते हैं। ये दुनिया की सर्वप्रथम फोटोकॉपी है। वो पहले शब्द थे जो ओट्टो कॉर्नेई ने देखे थे। कॉर्नेई यानी वो शख्स जिन्होंने पहला फोटोकॉपी देखा था। ये फोटोकॉपी न्यूयॉर्क के अस्टोरिया इलाके के छोटे से ब्यूटी सलून के पीछे, इसीलिए फोटोकॉपी पे अस्टोरिया लिखा गया है। मेरा तीसरा सवाल, रेने लेनिक द्वारा आविष्कृत वो कौन सा यंत्र है जिसके नाम का सीधा अर्थ है मैं तुम्हारे सीने के अंदर देखना चाहता हूं? कंटेस्टेंट डी। Stethoscope. करेक्ट, आपको मिलता है कंटेस्टेंट डी पूरे के पूरे 10 मार्क्स। अगला सवाल, इस तस्वीर को देखिए और बताइए ये कुत्ता किस नस्ल का है और इसका महत्व क्या है? कंटेस्टेंट ए विंसेंट। This is Leica, which went into space. विंसेंट, आपके 5 अंक कटते हैं। ये है बसंजी, दुनिया की एकमात्र कुत्तों की नस्ल जो भौंक नहीं सकती। बसंजी को
अफ्रीकन बार्कलेस डॉग भी कहा जाता है। अगला सवाल, रॉबर्ट रिकॉर्ड ने अपनी किताब द वेटस्टोन ऑफ विटल में एक विश्लेषण दिया है। वो कहते हैं कि वो समानांतर रेखाओं के हिस्सों से और कोई चीज दुनिया में ज्यादा समान नहीं होती। उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था? The set square. नो सौरभ, इट इक्वल्स टू। रॉबर्ट रिकॉर्ड ने अपनी किताब द वेटस्टोन ऑफ विटल में अपनी आविष्कार द इक्वल टू साइन के बारे में सबसे पहली बार लिखा। अगला विजुअल क्वेश्चन, इन 6 तस्वीरों में समान बात बताइए। गिव मी अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 of these following images. Yeah. All of these are species of different fishes which have extinct. नहीं कंटेस्टेंट भी आपके 5 मार्क्स कटते हैं। परांजपे सर, ये जो 6 आपने देखे क्रिएचर, वो जिस चीज से जुड़े एक दूसरे से वो है बायोलुमिनेंस। ये अपने आप रोशनी पैदा कर सकते हैं। अगला सवाल, पेपिन्स डाइजेस्टर क्या है? कंटेस्टेंट सी। It's pressure cooker. करेक्ट। आपको मिलते हैं पूरे 10 मार्क्स। एल्बी, वेरी गुड। पेपिन्स डाइजेस्टर दुनिया का पहला प्रेशर कुकर था। इसका आविष्कार डेनिस पेपिन ने किया। कुकर में जो दबाव निर्माण होता है वो अंदर के लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट के पार उभरने देता है। भारी दबाव के नीचे ऊंचे तापमान के कारण खाना जल्दी पकता है। मेरा अगला सवाल, ये तस्वीर देखिए, ये फ्रांस का पहला सैटेलाइट है। ये बताइए कि किस किताबी किरदार के नाम पर इसका नाम रखा गया है? चलिए मैं ही जवाब दे देता हूं, एस्टेरिक्स। और यहीं पे खत्म होते हैं हमारे 8 सवाल और हमारा तीसरा राउंड। कंटेस्टेंट ए विंसेंट 10, कंटेस्टेंट बी सौरभ 0, कंटेस्टेंट सी एल्बी 10, कंटेस्टेंट डी निखिल 20, कंटेस्टेंट डी निखिल, आप है हमारे आज के विजेता और आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी साउथ जोन के फाइनल में। अब समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर हाजिर होंगे लेकर आपका फेवरेट कार्यक्रम चमत्कार।